महफ़िल उर्दू यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। साथियों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको उत्तराखंड टीईटी यानी यूटेट के फ़र्स्ट पेपर, सेकंड पेपर की उर्दू और हिंदी दोनों सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराएंगे। तो उसी सिलसिले में आज हम अपनी पहली क्लास लेने जा रहे हैं और इस क्लास में हम आपको 2024 में उर्दू का जो पेपर आया था उसको सोल्व कराएंगे। और इसलिए हम पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे ताकि आपको इसका एक पैटर्न पता लग जाए और आपको इस चीज़ का इल्म हो जाए कि किस तरह का सवालात आते हैं, किस तरह का पैटर्न आता है और कितनी डिफ़िकल्टीज़ सवालों में आती हैं। तो ये आपके सामने जो पेपर है ये है 2024 का और पेपर फर्स्ट है। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आपके सामने जो ये सेट दिख रहा है ये डी सेट है। कौन सा है? डी सेट। क्योंकि आपने देखा होगा जो भी एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स उसमें उमूमन ए बी सी डी 4 सेट शामिल होते हैं और किसी के पास ए जाता है, किसी के पास बी जाता है, किसी के पास सी और किसी के पास डी। तो अभी आपके सामने जो ये हम शो कर रहे हैं ये है आपका डी सेट, ठीक है। तो अगर आपको ये पेपर चाहिए और इसके क्या बोलते हैं इसकी आंसर की चाहिए तो आप जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उसके ज़रिए से हमसे रब्ता कर सकते हैं और पेपर हासिल कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना लेसन और क्लास। देखिए, आज हम 30 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, यानी कि 30 क्वेश्चन होते हैं एक पेपर में। लेकिन ये सिर्फ 30 क्वेश्चन नहीं होंगे, बल्कि इन 30 क्वेश्चनों के ज़रिए से हम कम से कम 100 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्योंकि हम ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ सवाल का जवाब आपको बताएंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन भी देंगे जहाँ ज़रूरी होगा और साथ साथ ही हम क्या करेंगे, ऑप्शन में जो और ए बी सी में और ऑप्शन होते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला आपका जो सवाल है सवाल नंबर 61, क्योंकि ये सवाल नंबर आपका 1 है और यहाँ पे 61 लिखा हुआ है। 61 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये इसका जो सीरियल है इससे पहले 2 पार्ट्स और होते हैं, एक हिंदी का होता है और एक होता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का। तो इसीलिए ये सवाल नंबर 1 है आपके लिए। तो इसमें पूछा गया है कि शायर मशरिक़ किसको कहा गया है, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन में आपके पास 4 लोग हैं। सबसे पहले हैं ए अकबर इलाहाबादी, बी है इकबाल सबील और सी में है आपके अल्लामा इकबाल और डी में है आपके ज़ौक़। तो बताइए, अगर आपको पता है, बहुत फेमस सवाल है, बहुत बार आता भी है, अगर आपको पता है तो जवाब दीजिए कमेंट में जी। चलिए, शायर मशरिक़ कहा जाता है अल्लामा इकबाल को, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अब देखिए, आपको सिर्फ सी सही करके आगे नहीं बढ़ जाना है, बल्कि आपको देखना है कि जो दीगर इसमें और नाम दिए गए हैं उनको क्या क्या कहा गया है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन डी में है क्या है, शेख इब्राहिम ज़ौक़, ठीक है। तो शेख इब्राहिम ज़ौक़ को भी क्या कोई खिताब दिया गया था या किस नाम से और जाना जाता है इनको? तो हम आपको बता दें कि शेख इब्राहिम ज़ौक़ जो हैं वो किसके हम असर हैं। कई बार सवाल आ जाता है कि ज़ौक़ के हम असर कौन हैं, तो सौदा के हम असर हैं। और कई बार सवाल आ जाता है कि ज़ौक़ किसके उस्ताद हैं, तो बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद हैं। और कई बार ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ज़ौक़ को क्या खिताब दिया गया था, तो ज़ौक़ को ख़ाक़ानी हिंद खिताब दिया गया था। किसके दरबार से मिला था? अकबर शाह सानी के दरबार से मिला था, जो कि बहादुर शाह ज़फ़र से पहले बादशाह थे, ठीक है। चलिए, ये बहुत सारे यहाँ से आपको जवाब मिल गए हैं। अच्छा, अकबर इलाहाबादी को क्या कहा जाता था? अकबर इलाहाबादी को क्या कहा जाता था, आप कमेंट में बताइए, ठीक। चलिए, अगला सवाल आपके लिए है सवाल नंबर 62 और पूछा गया है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसने कहा है? गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसने कहा है? चलिए बताइए। ऑप्शन में आपके पास हैं कलीमुद्दीन अहमद और बी में हाली, सी में रशीद अहमद सिद्दीकी और डी में आपका है एहतशाम हुसैन। जी बताइए जल्दी से। देखिए, बहुत फेमस सवाल है, बहुत जगह आता है, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इसको पूछा भी गया है। तो अगर आपको नहीं पता हम बता देते हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी का ये कौल है जी। तो अच्छा, गज़ल के बारे में कई लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं। जैसे रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। इसी तरह कलीमुद्दीन अहमद ने भी गज़ल के बारे में एक स्टेटमेंट दिया है और उनका स्टेटमेंट क्या है कि गज़ल नीम वहशी सिनफ़े सुखन है, ठीक है। आप याद रखेंगे, बहुत एग्ज़ाम में पूछा गया है कि गज़ल नीम वहशी सिनफ़े सुखन है, ये स्टेटमेंट या ये कौल किसका है?
हाली ने क्या कहा है गज़ल के बारे में, आप ये भी जान लीजिए। हाली का भी गज़ल के बारे में एक स्टेटमेंट है, क्योंकि हाली गज़ल को बहुत अच्छा नहीं मानते थे, हाली नज़्म को बेहतर जानते थे, और गज़ल के बारे में हाली कहते थे जी हाँ। तो इसके अलावा एहतशाम हुसैन ने क्या कहा है, तो ये भी आपको जान लेना चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल हमारा है सवाल नंबर 63। इसमें पूछा गया है दबीरुल मुल्क का खिताब किस शायर को मिला है। ऑप्शन में आपके पास है गालिब, बी में इकबाल, और सी में ज़ौक़, और डी में मोमिन। तो आपको बताना है कि दबीरुल मुल्क का खिताब किसको दिया गया है। जी बताइए। तो दबीरुल मुल्क का खिताब किसको दिया गया है, गालिब को दिया गया है। किसको दिया गया है, गालिब को दिया गया है। और इकबाल को क्या खिताब दिया गया है, हमने ऊपर आपको बता दिया था, क्या दिया गया है जी। देखिए शायर मशरिक़ किसको खिताब दिया गया है, अल्लामा इकबाल को। और ज़ौक़ को क्या खिताब मिला था, ख़ाक़ानी हिंद। ठीक है, अगर कहीं मकर शायराना की बात आ जाए कि किसकी शायरी की जो सिफ़त है वो मकर शायराना है, तो मोमिन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इकबाल, कई बार इकबाल के बारे में दीगर सवाल भी आते हैं। ठीक, और गालिब का तो आपको पता ही है, दबीरुल मुल्क किसको खिताब दिया गया, गालिब को दिया गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 64, सवाल नंबर 62 आपकी स्क्रीन पर है, और आप इसको देखिए, इसका जवाब दीजिए। सवाल नंबर 64 में आपसे पूछा गया है कि अंगारे किसका मजमुआ है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अंगारे क्या है, यानी अंगारे कौन सी सिन्फ का है। उर्दू में बहुत सारी असनाफ़ होती हैं, जैसे कसीदा हो गया, मरसिया हो गया, मसनवी हो गई, गज़ल हो गई, अफ़साना हो गया। ठीक है जी, तो बताइए किसका है, गज़लों का मजमुआ है, या फिर अफ़सानों का मजमुआ है, या फिर इंशाइयों का मजमुआ है, या फिर नज़मों का मजमुआ है। तो बताइए, कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। चलिए हम बता देते हैं, अंगारे बेसिकली अफ़सानों का मजमुआ है। किसका मजमुआ है, अफ़सानों का मजमुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और लेकिन आपको यही नहीं रुकना है, आपको इसके बारे में दूसरी चीज़ें भी जान लेनी है। जैसे अब ये बताइए, कई बार सवाल आ जाएगा कि अंगारे जो अफ़सानों का मजमुआ है वो कौन सी तहरीक से जुड़ा हुआ है। तो उर्दू में कई सारी तहरीकें चली हैं, और उन्हीं में से एक तहरीक थी जी तरक्की पसंद तहरीक। क्या था, तरक्की पसंद तहरीक। ठीक है, तरक्की पसंद तहरीक के बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं। ये तहरीक कब शुरू हुई, इस तहरीक की कितनी कॉन्फ्रेंस हुई, इस तहरीक के बानी कौन है ना। तो ये तरक्की पसंद तहरीक उर्दू की एक बहुत मशहूर तहरीक है, और ये 1936 में शुरू हुई, और 1900 गालिबन 56 या 54 में इसका इख्तिताम हुआ। तो अंगारे जो मजमुआ है वो तरक्की पसंद तहरीक से जुड़ा हुआ है। अब कई बार ये सवाल पूछा जा सकता है कि अंगारे में कितने अफसाने हैं, उसको भी आपको जान लेना चाहिए। कई बार सवाल ये भी आ सकता है कि जो अंगारे है उसमें किस किस अफसाना निगारों के अफसाने शामिल हैं। तो इसमें एक बड़ा नाम है सज्जाद ज़हीर का। किसका नाम है, सज्जाद ज़हीर। तो सज्जाद ज़हीर के कई अफसाने अंगारे मजमुए में शामिल हैं। चलिए आगे बात आती है 65 सवाल नंबर की, और इसमें आपसे पूछा गया है कि होरी किस मुसन्निफ़ का किरदार है। होरी किस मुसन्निफ़ का तख्लीक़ी किरदार है। अब ये होरी क्या है, देखिए होरी एक कैरेक्टर है, और उसके बारे में पूछा गया है कि वो कैरेक्टर किस राइटर के उसमें से लिया गया है, बुक में से लिया गया है। ऑप्शन ए आपके पास है ख्वाजा अहमद अब्बास, ऑप्शन बी है राजिंदर सिंह बेदी, और ऑप्शन सी में है बलवंत सिंह, ऑप्शन डी में है आपका प्रेमचंद। तो कमेंट में बताइए अगर आपको पता है तो। अगर आपको नहीं पता है तो होरी मुंशी प्रेमचंद का तख्लीक़ी किरदार है। और अब आपको ये बताना है कि होरी इनके किसी अफसाने में शामिल है या किसी नॉवल में शामिल है। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, प्रेमचंद से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जा सकता है कि प्रेमचंद का असल नाम क्या है। तो प्रेमचंद का असल नाम है धनपत राय। क्या है, धनपत राय। कभी कभी सवाल आ जाता है कि मुंशी प्रेमचंद से पहले कौन से नाम से लिखते थे। तो उसका जवाब होगा नवाब राय, क्योंकि प्रेमचंद से पहले ये नवाब राय के नाम से लिखते थे। कई बार पूछ लिया जाएगा मुंशी प्रेमचंद का कौन सा मजमुआ अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया था। तो उसका भी आपको आंसर पता होना चाहिए, और वो है सोज़े वतन। ठीक है, चलिए अभी आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है सवाल नंबर 6, यानी कि सवाल नंबर 66। अभी ये हमारा क्या है, सवाल नंबर 6 है जी। तो बागो बहार को किस फ़ारसी किताब का तर्जमा कहा गया है।
बागो बहार उर्दू नस्र की एक बहुत मशहूर किताब है। अब देखिए, उर्दू में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है शायरी, एक होती है नस्र। ठीक है, एक होता है नज़्म, एक होता है नस्र। शायरी जो सारी हैं वो नज़्म के अंदर आती है और जो टेक्स्ट है वो आता है नस्र में। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है 4, ए कलीलौदमना, बी नोतर्ज़ मुरस्सा, सी मेराजुल आशिकीन और डी किस्सा चहार दुर्वेश। आपको बताना है कि बागो बहार को किस फ़ारसी किताब का तर्जमा कहा गया है, बताइए, कमेंट कीजिए। चलिए, बागो बहार को दरअसल किस्सा चहार दुर्वेश का तर्जमा कहा गया है। देखिए, अब बागो बहार से जुड़े बहुत सारे सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि बागो बहार कौन से इदारे में लिखी गई है, तो उसका जवाब है बागो बहार फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई है। कई बार सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जो बागो बहार किताब है वो बताइए उसके राइटर कौन है, उसको किसने लिखा है, तो बागो बहार को लिखा है मीर अमन देहलवी ने। ठीक है, कई बार आपसे सवाल पूछा जाएगा कि उर्दू नस्र की फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई सबसे मशहूर किताब का नाम क्या है, तो उसका भी जवाब होगा बागो बहार। ठीक है, तो इस तरह से आप ज़रूर समझ लीजिए। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सवाल नंबर 67। इसमें आप देख लीजिए कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये किसका कौल है। कौल कहते हैं स्टेटमेंट को। ठीक है, स्टेटमेंट को। तो उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये किसका कौल है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास 4 हैं। पहला महमूद शिरानी, दूसरा मोहम्मद हुसैन आज़ाद, तीसरा है मसऊद हुसैन ख़ान और चौथा है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। जी बताइए। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद। देखिए, उर्दू कैसे पैदा हुई इसके बारे में बहुत सारी राय हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट हैं। अभी आपसे पूछा गया है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये किसका स्टेटमेंट है, किसका कौल है, तो ये हो गया मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। लेकिन आप सिर्फ ये जान के आगे मत बढ़िए, बल्कि हम चाहते हैं कि आप और भी जानें। अब देखिए, यहाँ पे ऑप्शन ए में इन्होंने दिया है महमूद शिरानी। अब आपको पता होना चाहिए कि महमूद शिरानी ने उर्दू की पैदाइश के बारे में क्या कहा है, क्योंकि अगली बार अगर सवाल ये आ जाए कि महमूद शिरानी ने क्या कहा है उर्दू की पैदाइश के बारे में, तो फिर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। इसीलिए महमूद शिरानी ने कहा है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई। उर्दू कहाँ से पैदा हुई? पंजाब से। और इन्होंने अपनी किताब पंजाब में उर्दू में इस स्टेटमेंट को दिया है, इस वाक़ये का जिक्र किया है। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। आगे आते हैं मसऊद हुसैन ख़ान, जो ऑप्शन सी में है। इनका भी एक स्टेटमेंट है, बल्कि सबसे ज़्यादा जो मुहक्किक और तहक़ीक़ी बात है वो इन्हीं की है। मसऊद हुसैन ख़ान ने कहा है उर्दू की पैदाइश के बारे में कि उर्दू नवाहि दिल्ली में पैदा, यानी दिल्ली के आसपास के इलाक़ों से उर्दू का वजूद बना है। ठीक है, तो इसी तरह से डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया है, आपको वो भी पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 68 आपको बुला रहा है और ये आपसे पूछ रहा है कि मौलाना हाली ने भी एक किस्सा औरतों की इस्लाह की गर्ज से लिखा है, उसकी निशानदेही करें। ठीक है, मौलाना हाली दरअसल किसका नाम है? अल्ताफ़ हुसैन हाली का। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? मौलाना हाली ने भी एक किस्सा औरतों की इस्लाह की गर्ज से लिखा है, उसकी निशानदेही करें। यानी इसके अंदर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें एक किताब जो है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। अब वो कौन सी है आपको बताना है। ऑप्शन में है गुज़िश्ता लखनऊ, मीरतुल उरूस, अयामा, मजालिसुन निसा। बताइए, कमेंट में बताइए जल्दी जल्दी से। जी चलिए, खैर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मजालिसुन निसा। ठीक है, अब ये जो 3 किताबें और हैं इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार आ सकता है कि अयामा किसकी किताब है, मीरतुल उरूस क्या है, गुज़िश्ता लखनऊ किसकी किताब है। ठीक है, तो इस तरह के सवालों के जवाब के लिए भी आप तैयार रहना चाहिए आपको। तो मीरतुल उरूस क्या है? बेसिकली एक नावल है और किसका है? डिप्टी नज़ीर अहमद का है। अयामा भी एक नावल है और किसका है? डिप्टी नज़ीर अहमद का है। मजालिसुन निसा के बारे में हमने आपको बता दिया है। अब आपका होमवर्क ये है कि आप गुज़िश्ता लखनऊ के बारे में बता कीजिए और उसको कमेंट में लिखिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सवाल नंबर 69 आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है, ऐसा कलाम, रुकिए जी, ऐसा कलाम जिससे 2 मफ़हूम निकलते हों और कोई ख़ास मफ़हूम मुतय्यन ना हो, ये कौन सी सिनात है? ठीक है, आपको बताना है कि किसी ने कोई ऐसी बात कही जिसके 2 माने निकलते हों। एक माना ऐसा हो जिसको सब जानते हो, एक माना ऐसा है जिसको बहुत सारे लोग नहीं जानते या फिर वो बहुत दूर की बात का माना है। तो ऐसे कलाम को क्या कहते हैं?
ऑप्शन आपके पास 4 हैं, ए इहाम, बी किनाया, और सी तिलमीह, और डी है इदमाज। ठीक, तो बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट, आप क्या समझते हैं इससे। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा इहाम। ठीक है, जो आपकी उत्तराखंड टेट की आंसर की है उसमें इन्होंने किनाया दिया है, ये वाला दिया है बी, लेकिन बी ऑप्शन गलत है। इसका सही हो जाएगा इहाम, क्योंकि इहाम के माना है वहम में डालना। और इसका मैं आपको खुलासा बताऊं, जब कोई शायर अपनी शायरी में या फिर कोई भी नसर निगार, कोई भी तख्लीक़कार कोई ऐसी बात कहता है जिसके दो माना निकलते हैं, और एक माना करीब का होता है, एक दूर का होता है, तो सुनने वाले क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उनको पता नहीं चल पाता कि किस बारे में बात की गई है, मतलब इसके ये माना लिए गए या ये वाले माना लिए गए। ठीक है, तो उसको इहाम कहते हैं, वहम में डालना। किनाया के माने ही इशारा करना, और तिलमीह कहते हैं कि अपनी शायरी या अपनी कलाम में, अपनी नस्र में कोई ऐसी बात कहना जो तारीख़ी बात हो, ठीक है, जिससे हम फ़ौरन तारीख़ पे पहुंच जाए। जैसे अगर हम चाहे किनान की बात करें, कभी कभी आपने देखा होगा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने एक कुएं में डाल दिया था, उसका नाम, वो कौन सी जगह थी, किनान। ठीक है, तो कई बार चाहे किनान लिखा हुआ आता है, चाहे किनान, चाह कहते हैं कुएं को और किनान कहते हैं एक जगह का नाम। ठीक है, तो चाहे किनान जब भी आएगा तो ये क्या है, एक वाक़ये की तरफ इशारा करता है, और इसको हम तिलमीह कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 70, यानी कि सवाल नंबर 10। देखिए, क्लास आपकी बड़ी ज़रूर होगी, लेकिन एक क्लास में से इतनी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएंगी जो आपके लिए बहुत काम आएंगी, तो इसीलिए बोर नहीं होना है आपको अपनी तैयारी लगातार करती रहना है। चलिए जी, सवाल नंबर 70 आपसे पूछता है कि सिमते काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, बर्क़ के कांधे पे लाई है सबा गंगा जल। ये शेर है एक अच्छा शेर कैसे बनता है, एक शेर बनता है दो मिसरों से। देखिए, मिसरा किसको कहते हैं, ये जो एक लाइन होती है इसको एक मिसरा कहते हैं, दूसरी लाइन को दूसरा मिसरा कहते हैं, और दो मिसरे मिलके एक शेर बनता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई है। तो ऊपर ये जो शेर दिया गया है ये कसीदे का शेर है। देखिए, उर्दू नज़्म में कई सारी सिनातें होती हैं, जैसे आपका गज़ल हो गया, कसीदा हो गया, मरसिया हो गया, मसनवी हो गया। तो कसीदा क्या होता है, कसीदा किसी की तारीफ़ करने के लिए लिखा जाता है या फिर किसी की बुराई बयान करने के लिए लिखा जाता है। तो अक्सर कसीदे जो हैं उनमें तारीफ़ बयान की जाती है। तो जो ऊपर शेर दिया गया है, इन्होंने उसके बारे में पूछा है कि ये किसका शेर है। बहुत मशहूर है, आपके पास ऑप्शन 4 है, मोहसिन काकोरवी, नुसरती, ज़ौक़ और इंशा। ठीक है जी, तो इसका जवाब हो जाएगा मोहसिन काकोरवी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मोहसिन काकोरवी। अब देखिए, आप मोहसिन काकोरवी को आप कैसे पहचानेंगे। मोहसिन काकोरवी बेसिकली उर्दू नात के शायर हैं। ठीक है, उर्दू नात इन्होंने काफ़ी लिखी है और नात ने ही इनको पहचान दिलाई है। तो जब भी कहीं नात का जिक्र है या नात के अशार आएँ तो आप समझ लीजिए कि मोहसिन काकोरवी के अशार हैं। आगे बढ़ते हैं, और आगे आपका है सवाल नंबर 71, जिसके अंदर पूछा गया है कि बहस व तकरार किसका मज़मून है। बहस व तकरार एक मज़मून का नाम है, और मज़मून को हम इंग्लिश में ऐसे कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं बताइए ज़रा। हिंदी में निबंध कहते हैं। ठीक है जी, तो ऑप्शन आपके पास 4 हैं, ए शिबली, बी में सर सैयद, सी में रशीद अहमद सिद्दीकी, और डी में आल अहमद सरूर। तो किसका मज़मून है बहस व तकरार, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सर सैयद का मज़मून है। लेकिन आपको यही नहीं रुकना है, आपको अल्लामा शिबली नोमानी एक बहुत बड़े मज़मून निगार हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी बहुत बड़े मज़मून निगार हैं, आल अहमद सरूर बहुत बड़े मज़मून निगार हैं। इनके भी 2-2, 4-4 मज़मून के नाम आप याद कर लीजिए ताकि आने वाले वक्त में आपके काम आ सकें। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 72, और 72 में आपसे पूछा गया है कि मुरासले को मुकालमा बनाने वाले उर्दू के नस्र निगार कौन हैं। जी, मुरासला किसको कहते हैं, अब आप इसको हो सकता है आपको समझना आए। देखिए, मुरासला बना है इरसाल करने से, और इरसाल, ये ना इरसाल कहते हैं भेजने को, सेंड करने को। हम कहते हैं ना उसके पास ये सेंड कर दिया, माना अगर हम कहें कि एक मैसेज आपने मुझे सेंड किया, तो मैं उर्दू में कह सकता हूँ कि आपने मुझे एक पैगाम इरसाल किया। ठीक है, तो मुरासला बना है इरसाल से। मुरासले का मतलब होता है भेजना, ठीक है, या इरसाल का मतलब है भेजना, और मुरासला कहते हैं भेजने के अमल को। ठीक है जी, तो जब हम किसी के पास कोई ख़त भेजते हैं तो उसको मुरासला कहते हैं, और मुकालमा कहते हैं जब कोई दो अफराद आमने सामने बैठे बात कर रहे हों, एक दूसरे को देख रहे हों, उनके
जो इशारात है वो समझ रहे हों तो उस कंडीशन में हम उसको मुकालमा कहते हैं। ठीक है, तो पूछा गया है कि मुरासले को मुकालमा बनाने वाले उर्दू के नस्र निगार कौन हैं। आपके पास ऑप्शन 4 है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद ख़ान और मिर्ज़ा गालिब। तो बताइए, एक मशहूर, ये बहुत मशहूर है, आपको बहुत सारे एग्ज़ाम के सवालों में ये टकराएगा, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। ये इसके सही जवाब हो जाएगा डी, मिर्ज़ा गालिब। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब को क्यों कहा जाता है कि इन्होंने मुरासले को मुकालमा बना दिया? दरअसल इन्होंने जो खुतूत लिखे हैं उसमें एक मुनफरिद अंदाज़ बयां अपनाया है और इस तरह से ये ख़त लिखते हैं और इस तरह का अंदाज़ अपनाते हैं जैसे जिसको ये ख़त लिख रहे हैं वो इनके सामने बैठा हो और इनके सामने ही मौजूद हो। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि इन्होंने मुरासले को मुकालमा बना दिया। चलिए, सवाल नंबर 73 यानी कि सवाल नंबर 13 आपके सामने है और पूछा गया है ड्रामा अनारकली के खालिक का नाम क्या है। अब देखिए, कई बार वाक्य ऐसे प्रयोग होते हैं और अल्फाज और जुमले ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा उनको समझना मुश्किल हो जाता है ना। जो उर्दू इब्तिदा की ही जानने वाले हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ खालिक का क्या मतलब है, यानी कि ड्रामा अनारकली के खालिक कौन है, ये ड्रामा किसने लिखा है, ये पूछा गया है। तो आपके पास ऑप्शन 4 हैं। पहले ऑप्शन में है इम्तियाज़ अली ताज और दूसरे में है वाजिद अली शाह, तीसरे में है अमानत लखनवी और चौथा आपका है मोहम्मद मुजीब। जी, जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए, मैं आपको वक्त इसलिए दे रहा हूँ ताकि अगर आपको पता हो तो आप आंसर भी देते रहें साथ साथ ABCD करके। उससे क्या होगा, उससे आपको एक तो कॉन्फिडेंस आपका क्रिएट होगा और एक आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने सही किए हैं। ठीक है, चलिए, ऑप्शन A या ऑप्शन B या ऑप्शन C या ऑप्शन D, जी बताइए। चलिए, ड्रामा अनारकली बेसिकली है इम्तियाज़ अली ताज का, ये सही हो जाएगा। लेकिन जो 3 ऑप्शन हैं आपको उनके बारे में भी पता होना चाहिए ना। कभी कभी सवाल आ जाएगा कि उर्दू के सबसे पहले ड्रामा निगार कौन है, सबसे पहले ड्रामा निगार कौन है, तो उसमें आपका आ जाएगा वाजिद अली शाह। वैसे तो अमानत लखनवी को बाकायदा ड्रामा निगार माना गया है, लेकिन वाजिद अली शाह की राधा कन्हैया, क्या है, राधा कन्हैया के जो रहस्य हैं उनको इब्तिदाई नक़ूश माना गया है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि उर्दू के बाकायदा पहला ड्रामा निगार किसको कहा जाता है तो अमानत लखनवी आ जाएगा। और कौन सा ड्रामा इनका सबसे पहला माना जाता है, जी बताइए अगर आपको पता है तो। जिसमें 4 परियां हैं, आपको याद आया, इंद्र सभा उसका नाम है। क्या नाम है, इंद्र सभा। अगर कभी पूछ लिया जाए कि उर्दू का पहला ड्रामा कौन सा है बाकायदा, तो आप बताएंगे इंद्र सभा है। अगर पूछ लिया जाए इंद्र सभा का राइटर कौन है, लिखने वाला कौन है, तो जवाब अमानत होगा। इम्तियाज़ अली ताज का हमने बता ही दिया, अनारकली बहुत ही फेमस ड्रामा है। और मोहम्मद मुजीब का कई ड्रामे हैं, जैसे खेती हो गया और ज़हाक हो गया, तो ये मोहम्मद मुजीब के ड्रामे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 74 आपसे पूछ रहा है कि मुक़द्दमा शेर व शायरी किस नौइयत की किताब है। एक किताब आपको दी गई है और उसके बारे में पूछा गया है कि इसकी नौइयत क्या है, यानी ये तनक़ीद की किताब है, तहक़ीक़ की किताब है, ये ख़ाकी की किताब है या फिर ये इंशाइये की किताब है, बताइए। चलिए हम आपको बता देते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A यानी तनक़ीद। अब आप समझ लीजिए कि मुक़द्दमा शेर व शायरी किसकी किताब है, तनक़ीद की किताब है। लेकिन इतना समझने से ही काम नहीं चलेगा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये किताब किसकी है। तो ये किताब है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की। कभी कभी सवाल आ जाएगा कि मुक़द्दमा शेर व शायरी किसकी किताब है, तो आपको बताना है अल्ताफ़ हुसैन हाली की। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि उर्दू की सबसे पहली तनक़ीदी किताब कौन सी है शायरी की, तो उसका भी जवाब हो जाएगा मुक़द्दमा शेर व शायरी, है ना। तो इस तरह के सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आपको रेडी रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। चलिए अब आती है बात सवाल नंबर 75 यानी कि सवाल नंबर 15 आपसे पूछता है यादों की बारात किसकी खुदनविश्त है, खुदनविश्त किसकी है। अब आप ये जानते हैं खुदनविश्त किसको कहते हैं। देखिए, आत्मकथा आप जानते होंगे, हिंदी में उसको आत्मकथा कहते हैं, इंग्लिश में उसी को ऑटोबायोग्राफी कहते हैं और उर्दू में उसी को खुदनविश्त कहते हैं। उर्दू में 2 तरह की बायोग्राफ़ी होती है, एक होती है सिंपल बायोग्राफ़ी जिसको हम सवाने उम्री कहते हैं। ठीक है, जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी
के बारे में तफसील से लिखता है तो उसको सवाने उम्री कहते हैं, और जब कोई इंसान ख़ुद अपनी ज़िंदगी के बारे में तफसील लिखता है उसको खुदनविश्त सवाने उम्री कहते हैं। तो ऑप्शन आपके पास 4 हैं, ए रशीद अहमद सिद्दीकी, बी जोश मली आबादी, और सी शाद अजीम आबादी, और डी अख्तर हुसैन रायपुरी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। जी, तो यादों की बारात किसकी है? जी बताइए बताइए। बहुत फेमस है, बहुत जगह आ चुका है। यादों की बारात आपकी है जोश मली आबादी। ठीक है, अब आपसे सवाल ये है, आप ये बताइए कि रशीद अहमद सिद्दीकी की खुदनविश्त का नाम क्या है? शाद अजीम आबादी ने भी अपनी खुदनविश्त लिखी है, अख्तर हुसैन रायपुरी ने भी लिखी है, तो इनकी आपको खुदनविश्त के नाम बताने हैं। चलिए देखिए, ये जो आपके 30 मार्क्स का पेपर होता है, 30 नंबर होते हैं, इसमें इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला तो आपका होता है जी फैक्चुअल, इसमें फैक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं, और जो 15 नंबर का आपका होता है उसमें पेडागोजी आती है, और आपका जो इक़्तिबास दिया जाता है, जो क्या बोलते हैं पैराग्राफ दिया जाता है, उसी में से आपको छांटना होता है। जी, तो यहाँ से पढ़िए आप। हिदायत सबसे पहले लिखा हुआ है ना, हिदायत। जी, दर्ज झेल इक़्तिबास की रोशनी में सवाल नंबर 76 ता 79 के सही मुतबादिल की निशानदेही कीजिए। क्या करना है? आपको छांटना है। ठीक है, चलिए जल्दी से मैं इबारत पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम इस सवाल को भी हल करेंगे। असल शायर वही है जिसको सामीन से कुछ गर्ज ना हो। देखिए, आप एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़िए, और इक़्तिबास को कैसे सॉल्व करते हैं, पैराग्राफ से कैसे आप अपने आंसर सही कर सकते हैं, उसका तरीका मैं आपको बताऊं। आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। इसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको पढ़ना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे पहले, फिर आप इक़्तिबास पढ़ेंगे, पैराग्राफ पढ़ेंगे, तो फिर आपको समझ आने लगेगा। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि जब आपसे इक़्तिबास के अनुसार पूछा गया है, आपको पैराग्राफ के अकॉर्डिंग कोई बात पूछी गई है, तो आपको उसको पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही बतानी है, अपनी तरफ से कुछ नहीं उसमें बताना है। अगर उसमें कोई गलत बात लिखी हुई है, झूठ लिखा हुआ है, तो आपको झूठ ही बताना है, आपको सच नहीं बताना है। ठीक है, क्योंकि आपसे पैराग्राफ के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। अब चलिए पढ़ लेते हैं। असल शायर वही है जिसको सामीन से कुछ गर्ज ना हो, लेकिन जो लोग बेतकल्लुफ़ शायर बनते हैं उनका भी फ़र्ज़ है कि उनके अंदाज़े कलाम से ये मुतलक ना पाया जाए कि वो सामीन को मुखातिब करना चाहते हैं। एक एक्टर को खूब मालूम है कि बहुत से हाज़रीन उसके सामने मौजूद हैं, लेकिन अगर एक्ट की हालत में वो इस इल्म का इजहार कर दे तो सारा पार्ट गारत हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका इतना। शायर अगर अपने नफ्स के बजाय दूसरों से खिताब करता है, दूसरों के जज्बात को उभारना चाहता है, जो कुछ कहता है अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए कहता है, तो शायर नहीं बल्कि ख़तीब है। इससे ये वाज़ेह होगा कि शायरी तन्हा नशीनी और मुताला नफ्स का नतीजा है, बखिलाफ़ इसके खिताबत लोगों से मिलने जुलने और राह व रस्म के रखने का समरा है। अगर एक शख्स के अंदरूनी एहसासात तेज़ और मुश्तइल हैं तो वो शायर हो सकता है, लेकिन ख़तीब के लिए ज़रूरी है कि वो दूसरों के जज्बात और एहसासात का नब्बाज़ हो। ठीक है, ये आपकी इबारत थी, पैराग्राफ था। अब इसमें से कुछ सवाल पूछे गए हैं, उनको आप कर लीजिए। जी, सवाल नंबर 66 का क्या जवाब हो जाएगा? देखिए, इन्होंने पूछा है कि जिसको सामीन से कुछ गर्ज ना हो वो कौन है? जिसको सामीन कहते हैं सुनने वाले को, लिसनर्स को। ठीक है जी, ऑडियंस को क्या कहते हैं? सामीन कहते हैं। तो सवाल नंबर 76 का इन्होंने पूछा है कि जिसको सामीन से कुछ गर्ज ना हो वो कौन है? इसका जवाब दिया गया है वो असली शायर है। ठीक है, वो असली शायर है। जी चलिए आगे है सवाल नंबर 77। इसमें पूछा गया है एक्टर को मालूम होता है कि उसके सामने कौन मौजूद है। एक्टर को मालूम होता है कि उसके सामने कौन मौजूद है। तो ऑप्शन है आपके पास सामीन, नाजरीन या फिर हाजरीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सवाल नंबर 77 का असल जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हाजरीन। ठीक है, इनमें से बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ ध्यान से पैराग्राफ को पढ़ना है और वहाँ से आपका मसला हल हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 78 आपके सामने है और पूछा जा रहा है जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए कहता है वो कौन होता है? कौन होता है बताइए? ए शायर होता है, बी ख़तीब होता है, सी एक्टर होता है और डी अदीब होता है। जी सवाल नंबर 78 का जवाब दिया गया है बी। ठीक है, कौन होता है? वो ख़तीब होता है। ख़तीब कहते हैं स्पीकर को, बोलने वाले को, लेक्चरर को। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 79
पे आते हैं और 79 में आपसे पूछा गया है कि शायरी किस चीज़ का नतीजा है। शायरी किस चीज़ का नतीजा है, आपको अपनी तरफ से नहीं बताना है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही बताना है। बताइए ज़रा जल्दी से। ऑप्शन में आपके पास ए मुताला नफ्स, बी मुताला समाज, सी मुताला इंसानी और डी मुताला खालिक। अब ये मुताला किसको कहते हैं? मुताला कहते हैं डीपली स्टडी को। ठीक है जी। सवाल नंबर 79 का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी मुतालाए नफ्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ से आपके सवाल दूसरे किस्म के हैं जी। पूछा गया है कि सवाल नंबर 80 में दर्जा यानी क्लास में सवालात करने के क्या मकासद होते हैं। ये आपकी क्या आ गई? उर्दू पेडागोजी आ गई। उर्दू पेडागोजी में आपको एक टीचर के नुक्ते नज़र से जवाब देना है। ठीक है जी। क्या पूछा है? दर्जा यानी क्लास में सवालात करने के क्या मकासद होते हैं। जो टीचर सवाल करता है बच्चों से उसके क्या मकसद होते हैं। अब देखिए ऑप्शन में कई सारी चीज़ें हैं। अब ये इस तरह के ऑप्शन होते हैं, ये सारे आपको सही लगेंगे, लेकिन इनमें से आपको क्या करना है? जो सबसे बेस्ट हो उसको बताना है, उसको आंसर करना है। ए में क्या है? तदरीस को मुअस्सिर बनाना। ठीक है, यानी कि जो आप पढ़ा रहे हैं अपनी टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाना। बी तलबा को तदरीस में मसरूफ़ रखना। और सी तलबा की क़ुव्वत मुतख़य्यला को फ़रोग़ देना। तलबा कहते हैं स्टूडेंट को और क़ुव्वत मुतख़य्यला कहते हैं सोचने की। ठीक है, यानी कि इमेजन करने की जो माइंड की इंसान की ताकत होती है ना, उसको फ़रोग़ देना, उसको बढ़ाना। और डी इनमें से सभी सही हैं। देखिए जब एक टीचर क्लास के अंदर लेक्चर देता है या फिर बच्चों से सवाल करता है पढ़ाने के बाद, उसके क्या क्या मकसद होते हैं? ये सारे होते हैं। इसका पहले तो जवाब जान लीजिए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब उसका मकसद तदरीस को यानी कि जो टीचिंग कर रहा है वो उसको भी असरदार बनाना होता है, और जो तलबा हैं स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाई में मसरूफ़ रखना भी होता है, और उनकी जो माइंड है उसको भी क्या करना होता है? उसको भी बढ़ाना होता है, शार्प करना होता है। ठीक है, तो इसका डी हो जाएगा, यानी कि ऊपर के तीन ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 81 में आपसे पूछा गया है, यानी कि 21वें सवाल में, कि सबक की मनसूबाबंदी के उसूल क्या हैं। जब एक टीचर सबक की मनसूबाबंदी करता है, अपनी स्ट्रेटजी बनाता है, तो उसके क्या उसूल हैं। नंबर 1 ख़ानदान के मुताल्लिक़ जाना और वजाहत के साथ गौर व फिक्र करना। सी में आता है अखबारात और रसाइल का जायज़ा लेना, और डी है स्कूल के मुताबिक बयान करना। बताइए कौन सा ऑप्शन आपके नज़दीक सबसे अच्छा माना जाएगा। जी, यहाँ पे आपको एक टीचर के अप्रोच से बताना है, एक टीचर के नुक्ते नज़र से बताना है। तो सवाल नंबर 81 का हो जाएगा बी। क्या हो जाए? सॉरी, सवाल नंबर 81 का सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, तो सबक की मनसूबाबंदी के उसूल ये हैं कि वजाहत के साथ गौर व फिक्र करना। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सवाल नंबर 82। इसमें आपसे पूछा गया है कि उस तरीक़े तदरीस को क्या कहते हैं, यानी कि उस टीचिंग मेथड को क्या कहते हैं जिसके ज़रिए तलबा के अंदर समाजी मसाइल को हल करने और उनके मुताबिक गौर व फिक्र करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। ऑप्शन में आपके पास हैं मसाइली तरीक़े तदरीस, मनसूबाती तरीक़े तदरीस, रिवायती तरीक़े तदरीस, इनफिरादी तरीक़े तदरीस। ठीक है, आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। सवाल नंबर है 82। जी बताइए जल्दी से। जी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मसाइली तरीक़े तदरीस। अब आप समझ लीजिए इसको, क्योंकि यहाँ पे देखिए कई बार जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो उसमें कीवर्ड होता है। अब कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड का मतलब होता है कि ऑप्शन में भी वो चीज़ आपको मिल जाएगी और क्वेश्चन में भी वो चीज़ आपको मिल जाएगी। देखिए मसाइल यहाँ पे भी आया है और मसाइल यहाँ पे भी आया है। तो कई बार, मैं कह रहा हूँ कि हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन कई बार जो चीज़ सवाल में दी गई है सिर्फ उसके एक वर्ड से ही वो पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन में भी वही वर्ड दिया गया होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी अप्रोच लगा सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 83 आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसको बताइए ज़रा, तकरीरी तरीक़े तदरीस को कौन सा मेथड कहते हैं? जो आप लेक्चर देते हैं ना, तो वो कौन सा तरीक़ा होता है? इसका बेसिकली ये होता है, इसका मतलब ये है कि जब एक टीचर क्लास में जाए और बच्चे सारे खामोश बैठ जाएं सुनने, और टीचर क्या करे? लेक्चर अपना दे। ठीक है, तो उस वाले मेथड को क्या कहते हैं? जी बताइए। 83 का आपका है तकरीरी तरीक़े तदरीस को कौन सा मेथड कहते हैं? जी बताइए। 83 का जी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे?
तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा लेक्चरर मेथड, यानी कि इसमें होता ये है कि सिर्फ जो टीचर है उसको बोलने की इजाज़त होती है, वो लेक्चर देता है, और जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ सुनते हैं। तो इस तरीक़े तदरीस को क्या कहते हैं? कहते हैं लेक्चरर मेथड। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 84 आपके सामने है, और 84 का आप जल्दी से जवाब दीजिए। क्या पूछा गया है? तलबा का मुस्तकिल मुशाहिदा करते हुए उनकी खूबियों और ख़ामियों की तफसील हासिल करने के तरीक़े को क्या कहते हैं? जी, ऑप्शन आपके पास 4 हैं, A, B, C, D। आप जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिएगा। ऑप्शन ए है तजर्बाती तरीक़ा, ऑप्शन बी है तारीख़ी तरीक़ा, ऑप्शन सी है मुशाहिदाती तरीक़ा, और ऑप्शन डी है तिब्बी तरीक़ा। जी बताइए। तो 84 का सही सवाल हो जाएगा मुशाहिदाती तरीक़ा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपके जो क्वेश्चन और आंसर हैं उनमें जब कोई चीज़ें मैच करती हैं तो उसको हम कीवर्ड भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे भी आपको मुशाहिदाती दिख रहा है, और यहाँ पे भी आपको मुशाहिदा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको ऊपर मुशाहिदा सवाल में है। तो कई बार जो क्वेश्चन में दिया गया है वही आंसर में अगर वर्ड आ रहा है तो इससे भी आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका ऑप्शन यही है। ठीक है, चलिए आगे और बच्चे हैं हमारे 4-5 क्वेश्चन, उनको भी कर लेते हैं। देखिए आपका क्या बोलते हैं, क्लास तो थोड़ी बड़ी ज़रूर हो रही है, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखने को मिल रही है। अगर कुछ भी आपको सीखने को मिल रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और क्या बोलते हैं कमेंट भी कीजिए, और बताइए आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी और क्या अच्छी नहीं लगी, क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। चलिए सवाल नंबर 85 में आपसे पूछा गया है कि मज़मून को पढ़ाने के लिए मौलिम को किस चीज़ की मनसूबाबंदी करना ज़रूरी है? मज़मून यानी ऐसे क्लास में जब कोई मज़मून टीचर पढ़ाता है तो पढ़ाने के लिए मौलिम को यानी पढ़ाने वाले को किस चीज़ की मनसूबाबंदी, किस चीज़ की उसको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, वो क्या ज़रूरी है? ऑप्शन आपके पास 4 हैं, और पहला ऑप्शन है ख़याल की, दूसरा है सबक की, तीसरा है वक्त की, और चौथा है आपके पास जुमले की। ठीक है जी बताइए। तो सवाल नंबर 85 का क्या हो जाएगा सही जवाब? 85 का सवाल नंबर बी सही हो जाएगा। क्या? बी सही हो जाएगा। जी आगे चलते हैं। सवाल नंबर 86 आपकी स्क्रीन पे है, और आपसे पूछा गया है तलबा से जवाब लेने के उसूल क्या हैं? जवाब लेने का क्या मतलब है? यहाँ देखिए, जब कोई टीचर क्लास में सवाल करता है और वो चाहता है कि उसके स्टूडेंट उसको जवाब दें, तो क्या तरीक़ाकार उसका क्या उसूल होना चाहिए? ए ऑप्शन में क्या है? सोचने का मौका दिया जाए। ठीक है, और बी आपसे कहते हैं कि पहले ही इशारा कर दिया जाए, और सी कहते हैं कि मलामत की जाए यानी कि बुरा भला कहा जाए, और डी कहते हैं कि सख्त लहजा इस्तेमाल किया जाए। देखिए मैं आपको एक उसूली बात बता देता हूँ, ये आपके बहुत सारे एग्ज़ाम में काम आएगी। अगर कहीं भी स्टूडेंट को मारने पीटने या बुरा भला कहने की बात हो रही हो तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता सही। ठीक है, क्योंकि ये बातें तो हो ही नहीं सकती क्लास में। क्लास में बच्चों को बुरा भला नहीं कहा जा सकता है, क्लास में बच्चों के साथ सख्त लहजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। NEP ने बिल्कुल इसको बंद कर दिया है। ठीक है जी, तो पहले ही इशारा कर दिया जाए, फिर तो सवाल का मतलब ही नहीं बचेगा। तो एक ऑप्शन बचेगा आपका सोचने का मौका। ठीक है, तो 86 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जब भी टीचर को बच्चों से जवाब लेना हो किसी सवाल का तो उसको चाहिए कि उसको सोचने का मौका दे। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए 87 से 90 तक 4 सवाल आपके और बचे हैं, और ये अलग नौइयत के हैं। इनमें पूछा गया है कि यानी बताया गया है कि दर्ज झेल इख्तिबास की रोशनी में सवाल नंबर 87 ता 90 के सही मुतबादिल की निशानदेही कीजिए। इन्होंने यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, उसी से आपके सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, इख्तिबास क्या है? पैराग्राफ है, एक रोज़ एक बूढ़ा और उसकी बुढ़िया दो तीन बच्चे छोटे छोटे साथ लिए लकड़ियाँ तोड़ने के वास्ते जी उस गार के पास जहाँ हातिम छुपा था पहुँचे, और लकड़ियाँ उस जंगल से चुनने लगे यानी तोड़ने लगे। बुढ़िया बोली कि अगर हमारे दिन कुछ भी भले आते तो हातिम को कहीं हम देख पाते और उसको पकड़कर नौफल के पास ले जाते, तो वो 500 अशरफियाँ देता, हम आराम से खाते, इस दुख धंधे से छूट जाते। ठीक है, बूढ़े ने कहा क्या टर्टर करती है, हमारे ताले में यही लिखा यानी हमारी किस्मत में यही लिखा है कि रोज़ लकड़ियाँ तोड़ें और सर पर धरकर बाज़ार में बेचें, तब लोन रोटी मैसर आवे, या एक रोज़ जंगल से बाघ ले जावे, ले अपना काम कर, हमारे हाथ हातिम काहे को आवेगा और बादशाह से इतने रुपए दिलावेगा। औरत ने ठंडी सांस भरी और चुपकी हो रही।
ठीक है। तो ये क्या थी बच्चों, ये थी आपकी जी आपका पैराग्राफ था, इसमें से आपको 4 सवाल ढूंढने हैं। चलिए, सबसे पहला 87 नंबर का जो आपका सवाल है उसमें पूछा गया है कि बूढ़े और बुढ़िया जंगल में किस मकसद के लिए गए थे। तो ऑप्शन ए में है घूमने गए थे, ऑप्शन बी में शिकार करने, ऑप्शन सी में लकड़ियाँ तोड़ने और डी में खाना खाने के मकसद से। तो ये तो साफ साफ बता दिया गया है कि किसे लकड़ियाँ तोड़ने के लिए गए थे, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 88 में आपसे पूछा गया है, आइए जल्दी से 88 कर लेते हैं। 88 में आपसे पूछा गया है कि हातिम कहाँ पोशीदा था। हातिम कहाँ पोशीदा था? अब जाहिर बात है बहुत आसान है, हातिम कहाँ? जंगल में पोशीदा था। ठीक है जी, आइए आगे चलते हैं। बुढ़िया हातिम को किसके पास ले जाने की बात करती है। ये एक हातिम ताई का जो किस्सा है उसके ऊपर फिल्म भी बनी है। तो उसमें ये होता है कि हातिम एक बादशाह का लड़का होता है और वो छुप जाता है। तो बादशाह कहता है कि जो भी उसको ढूंढ के लाएगा उसको हम इतनी अशरफिया देंगे। तो उसी का पस मंज़र यहाँ पे बयान किया गया है। तो बुढ़िया हातिम को किसके पास ले जाने की बात करती है? नौफल के। किसके? नौफल बादशाह के। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल आज का आपका है, हमारे हाथ हातिम काहे को आवेगा। किसने कहा? ये बात किसने कही है? तो ये बात बुढ़िया ने कही है या नौफल ने कही है, बादशाह ने कही है, बूढ़े ने कही है। तो इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बूढ़े ने कहा। तो दोस्तों ये थे आपके आज के 30 सवालात। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे लगे होंगे। और देखिए काफ़ी लंबी आपकी क्लास हो गई है, लेकिन मुझे आप ये बताए बिना मत जाइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। देखिए सवाल हमने आपके 30 सोल्व कराए हैं, लेकिन कम से कम 100 सवाल आपके ऐसे हल करा दिए जो पेपर में नहीं थे, लेकिन आपके हल करा दिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा मकसद पैसे कमाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को नॉलेज देना है और आपको इस लायक बनाना है कि आप अपना फ्यूचर को सुधार सकें। और एक बात और आप नोट कर लीजिए, हमारी क्लासें रोज़ाना रात को 8 बजे लाइव हुआ करेगी। जो भी आपको डाउट्स वगैरह हों आज की क्लास में वो आप कमेंट में लिखिए। इंशाल्लाह कल हम जब क्लास कराएंगे तो सबसे पहले आपके डाउट क्लियर कराएंगे, उसके बाद सवाल आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए।